हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड एंड ग्रो। अगर आप बुक समरीज बायोग्राफीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर हफ्ते ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है और जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर रह चुकी है और अब तक इस बुक को 32 मिलियन लोग खरीद चुके हैं। तो लेट्स बिगिन। Rich Dad Poor Dad, what the rich teach their kids about money that the poor and middle class do not। अमीर अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग नहीं करता। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके दो फादर्स थे, रिच डैड और पुअर डैड। पुअर डैड रॉबर्ट के असली पिता थे और रिच डैड उनके दोस्त के फादर थे। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड और इंटेलिजेंट थे। उन्होंने अपने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट वर्क सिर्फ 2 साल में ही पूरा कर लिया था और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी सारी एडवांस्ड स्टडीज़ पीएचडी एंड ऑल सब स्कॉलरशिप्स पर ही पूरी करी थी। वहीं उनके दूसरे फादर जो कि रिच डैड थे, उन्होंने अपनी 8th क्लास तक कंप्लीट नहीं की थी। अब उनके दोनों ही फादर्स अपने अपने करियर्स में सक्सेसफुल थे। उन दोनों की इनकम अच्छी थी और स्टार्टिंग में लगभग सेम ही थी। पर जहां रिच डैड हवाई के सबसे अमीर आदमी बने और अपनी फैमिली के लिए मिलियंस और प्रॉपर्टीज छोड़ के गए, वहीं पुअर डैड जिंदगी भर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे और अपने पीछे ढेर सारा लोन छोड़ कर गए। ऑल्दो उनके दोनों ही फादर्स हार्ड वर्किंग थे, लेकिन रॉबर्ट ने नोटिस किया कि जब भी कभी पैसों की बात आती थी तो पुअर डैड अपने माइंड को स्लीप मोड में डाल देते थे, जबकि रिच डैड ऐसा कभी नहीं करते थे। वो ऐसे मामलों में अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुअर डैड कोई महंगी चीज़ देखते थे तो उनकी आदत थी, वो खुद से हर बार यही कहते थे कि मैं इसे खरीद नहीं सकता या इसे खरीदना मेरे बस की बात नहीं। वहीं रिच डैड इस माइंडसेट के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि ऐसा बोलने से हम अपने माइंड को स्लीप मोड में भेज देते हैं और वो हमेशा खुद से यही बोला करते थे कि इसे मैं कैसे खरीद सकता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ खरीद लेना है, बल्कि ऐसा करने से आपका माइंड स्लीप मोड में जाने के बजाय एक्टिवेट होता है और आपके माइंड की एक्सरसाइज होती है, जिससे फाइनेंशियली आपका माइंड स्ट्रांग होने लगता है। पुअर डैड ऑथर से हमेशा कहते थे कि मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके, और रिच डैड कहते थे कि मेहनत से पढ़ाई करो और अपनी कंपनी स्टार्ट करो ताकि तुम लोगों को जॉब दे सको। पुअर डैड कहते थे कि पैसों के मामले में सावधानी से रहो और रिस्क मत लो, जबकि रिच डैड कहते थे अमीर होने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है, तो उसे अवॉइड करने की जगह रिस्क को मैनेज करना सीखो। पुअर डैड रॉबर्ट से कहते थे कि मैं अमीर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं, और रिच डैड कहते थे कि मुझे मेरे बच्चों के लिए अमीर होना ज़रूरी है। पुअर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट कोई प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करके हाई पेइंग जॉब करें, लेकिन रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट सीखें कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे पैसे से अपने लिए काम कराया जा सकता है, ताकि पैसे से पैसा बनाया जा सके। अब इन सब का लॉन्ग टर्म रिजल्ट ये हुआ कि रिच डैड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर होते चले गए और पुअर डैड और वीक होते चले गए। रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र से ही पैसों के बारे में अपने रिच डैड से सीखना शुरू कर दिया था और आज रॉबर्ट की नेट वर्थ $80 मिलियन है, यानी लगभग 603 करोड़ रुपए। इस वीडियो में हम रिच डैड ने रॉबर्ट को बताई हुई उन्हीं बातों के बारे में जानेंगे। रिच डैड स्कूल एजुकेशन के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि स्कूल हमें सब कुछ नहीं सिखा सकता और हमें बहुत से लेसन्स लाइफ से सीखने चाहिए। ज़िंदगी हर बार हमें पीछे की ओर ढकेलती है और हम में से बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग इन सब रुकावटों से सीखते हैं और अपनी गलतियों को एनालाइज करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम अपने लाइफ के लेसन्स को सीख लेते हैं तो हम एक हैप्पी और वेल्दी लाइफ जी सकेंगे, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो हम अपनी पूरी लाइफ सिर्फ स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे और हर बार एक अच्छी जॉब या प्रमोशन का वेट करेंगे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो कहते हैं कि हमारी लाइफ को 2 इमोशंस कंट्रोल करते हैं, डर और लालच। शुरू में पैसा ना होने का डर हमें हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट करता है, और जब हम उसे पा लेते हैं तो हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है और हम अपनी खर्चों को भी बढ़ाने लगते हैं, और इस तरह हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं। रोज़ सुबह उठकर अपनी जॉब करना, फिर उसकी सैलरी से अपने बिल्स भरना और बार बार यही साइकिल रिपीट करना। और अगर किसी तरह हमें बहुत सारा पैसा मिल भी जाए तो हम उसी तरह से अपने खर्चों को भी बढ़ा देते हैं और रैट रेस जारी रखते हैं। हम पैसा खत्म होने के डर की वजह से थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेते और हमारे अमीर होने का सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाता है। पैसा हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है, या ये कहना चाहिए कि पैसों के बारे में जो हमारा डर और इग्नोरेंस है वो इसे कंट्रोल करता है। इसलिए हम वैसा ही करते हैं जैसा हमारे पेरेंट्स ने किया था। हम हर दिन उठते हैं और पैसों के लिए काम करते हैं और एक बार भी खुद से कभी ये सवाल नहीं पूछते कि क्या कोई और तरीका है क्या जो हम कर रहे हैं, इससे हम कभी भी अमीर बन पाएंगे।
हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारे इमोशंस हमारे सोचने के तरीके को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमें हर बार अपने दिमाग से सोचना चाहिए, न कि अपने इमोशंस के फ्लो में आकर। हम में से कई लोग उस गधे वाली स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं जिसमें उसका मालिक हर बार उसके सामने एक गाजर लटका देता था और उसे पाने के लालच में गधा पूरी मेहनत से काम करता था और उसे वो गाजर कभी नहीं मिल पाता था। इसी तरह बहुत से लोग भी खूब मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ज़्यादा पैसा आ जाने से हम अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए हमें पैसे को मैनेज करना सीखना होगा। हर बार डर और लालच के ट्रैप में न आकर हमें ये सोचना होगा, हमें ये समझना होगा कि पैसों के लिए काम करने की जगह पर पैसों को अपने काम पे कैसे लगाया जाए, और इन सब के लिए हमें फाइनेंशियली लिटरेट होना होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप में से कई लोगों ने सुशील कुमार की स्टोरी तो सुनी ही होगी, जिन्होंने केबीसी में 5 करोड़ जीते थे, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उन्होंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए और वापस अपनी पुरानी कंडीशंस में आ गए। ऐसे ही कई एथलीट्स हैं जो अपनी वर्किंग एज में तो मिलियनेयर होते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम में वापस उसी कंडीशन में आ जाते हैं। और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ लोग पैसे तो बहुत कमाते हैं मगर उसे मैनेज ना कर पाने की वजह से जल्दी ही उन्हें गंवा देते हैं। अब ये सब कुछ होता है लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फाइनेंशियली लिटरेट बनें। इसे समझने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना होगा। सभी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में आते हैं इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम हमारे इनकम सोर्सेज जैसे हमारी जॉब, और एक्सपेंसेस में हमारे वो एक्सपेंसेस जो हमें हर मंथ में पे करने होते हैं, फॉर एग्जांपल होम लोन्स वगैरह। बैलेंस शीट में आते हैं हमारे एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स का मतलब है उन चीज़ों से जो आपके लिए इनकम जनरेट करें बिना आपके प्रेजेंस के या बहुत ही कम एफर्ट्स के। और लायबिलिटीज़ का मतलब है आपकी जिम्मेदारियां या कहें वो चीज़ें जो आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाती हैं। आसान भाषा में कहें तो एन एसेट पुट्स मनी इन योर पॉकेट एंड अ लायबिलिटी टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई घर खरीदते हैं तो ये आपके लायबिलिटी सेक्शन में ऐड होगा, क्योंकि ये हर महीने आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। लेकिन अगर उसी जगह आप अपने घर के अनयूज्ड कमरों को किराए पर दे देते हैं तो वो हर महीने आपके लिए इनकम बनाएगा बिना आपके किसी एफर्ट्स के। तो ये आपके एसेट सेक्शन में ऐड होगा। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का रोल यही है कि हमें एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का फ़र्क को समझना चाहिए और एसेट्स ही खरीदने चाहिए। तो आइए अब हम रिच डैड और पुअर डैड दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो को देखते हैं। तो अगर हम पुअर डैड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो उनका इनकम सोर्स सिर्फ एक ही है, उनकी जॉब, और उनकी लायबिलिटीज़ हर महीने के उनके एक्सपेंसेस को बढ़ा रही हैं और उनके एसेट्स ना के बराबर हैं। तो उनका कैश फ्लो कुछ ऐसा होगा, जॉब से उनकी इनकम होती थी और देन उनकी सारी इनकम उनके नेसेसरी एक्सपेंसेस और उनकी लायबिलिटीज़ में खर्च हो जाती थी। और वहीं अगर हम रिच डैड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें तो उन्होंने कई सारे एसेट्स लिए हैं जो जॉब के बाद भी उन्हें इनकम प्रोवाइड करते थे। स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी लायबिलिटीज़ ना लेकर अपने एक्सपेंसेस को कट किया और रिमेनिंग कैश को एसेट्स में इन्वेस्ट किया। तो उनका कैश फ्लो कुछ ऐसा होगा, जॉब्स और एसेट्स दोनों से उनकी इनकम होती थी और देन क्योंकि उनकी लायबिलिटीज़ कम है तो रिमेनिंग कैश को वो एसेट्स में री इन्वेस्ट कर देते थे और कुछ अमाउंट उनका एक्सपेंसेस में चला जाता था। ऐसे करते करते वो अपने एसेट्स कॉलम को और स्ट्रॉन्ग बनाते जाते थे। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी जॉब को कंटिन्यू रखते हुए अपने एसेट्स कॉलम को बिल्ड करना चाहिए। अपने खर्चों को कम रखिए, अपनी लायबिलिटीज़ को कंट्रोल कीजिए और पूरी लगन से काम करते हुए अपने एसेट्स के बेस को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम और श्याम 2 दोस्त थे। उन दोनों की स्टार्टिंग सैलरी थी 25,000 जो कि उनको उनकी जॉब से मिलती थी। अब हम उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं और उनका कैश फ्लो देखते हैं। दोनों के इनकम सेक्शंस में 25,000 है और हम मान लेते हैं कि उनके मंथली एक्सपेंसेस जैसे फूड और स्कूल फीस में उनका लगभग 6,000 रुपये पर मंथ खर्च होता है। तो 5 सालों बाद राम और श्याम दोनों ही एक घर लेते हैं, जिससे उनके मंथली एक्सपेंसेस 2,000 रुपये और बढ़ जाते हैं घर की मेंटेनेंस वगैरह के लिए। लेकिन जहां ये राम के लिए सिर्फ एक लायबिलिटी बन के रह जाता है, वहीं श्याम उसे अपना एसेट बना लेता है उस घर के अनयूज्ड कमरों को 5,000 रुपये पर मंथ किराए पर देकर। अब इससे उसके मंथली एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं और उसे हर महीने 2,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम भी होती है। ऐसे ही वो दोनों एक कार भी खरीदते हैं जिससे उनके मंथली एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज़ बढ़ जाते हैं।
लेकिन यहाँ भी श्याम ने इंटेलिजेंटली इस लाइबिलिटी को भी अपने एसेट में कन्वर्ट कर दिया। उसने सबसे पहले एक ड्राइवर को हायर किया 2000 रुपीज़ पर मंथ में, और उस कार को रेंट पर देना शुरू कर दिया, जिससे उसको हर महीने 7000 रुपये मिलते थे और अगेन उसको 3000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम होती थी। तो अब आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसकी स्ट्रैटेजी रिच होने के लिए वर्किंग है। रिच डैड कहते हैं कि मैं कुछ खरीदने के लिए मना नहीं करता, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कुछ खरीदें वो हमारे एसेट कॉलम में जा रहा है या हमारी लायबिलिटी बन रहा है। हमें शुरू में अपने एक्सपेंसेस को कम रखकर अपने एसेट्स कॉलम को बिल्ड करना चाहिए। एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी जिसे आप रेंट पे दे सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऑथर कहते हैं कि हमें उन्हीं एसेट्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें हम एक्चुअली इंटरेस्टेड हों, और हमें उनसे रिलेटेड नॉलेज लेते रहना चाहिए ताकि हम उनसे रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और उनका पूरा एडवांटेज ले सकें। अब एक और ज़रूरी बात, हम इन्वेस्टमेंट करते वक्त या कहें एसेट्स खरीदते वक्त कई बार गलतियां भी कर सकते हैं, और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। हमेशा याद रखें कि गलती करना आपकी गलती नहीं है, बल्कि उस गलती को दोबारा दोहराना आपकी गलती है। ऑथर इस बारे में कहते हैं कि डोंट वेस्ट अ गुड मिस्टेक, लर्न फ्रॉम इट, यानी किसी अच्छी गलती को वेस्ट मत कीजिए, सीखिए उससे। अमीर बनने के लिए टैक्सेस को समझना भी ज़रूरी है। हमें टैक्स रिलेटेड लॉज को भी समझना चाहिए और उनका फ़ायदा लेना चाहिए, वरना अपनी कमाई का हम ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ टैक्सेस में ही पे करते रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं इस दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट अपनी सेक्रेटरी से भी कम टैक्स पे करते हैं। वो बताते हैं कि ये पैसे गवर्नमेंट को देने के बजाय मैं इन्हें अलग अलग अपने बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिससे मेरी कंट्री की इकोनॉमी को ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ गिविंग। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा चैरिटी में ज़रूर देना चाहिए, और यकीन मानिए कि इससे आपकी वेल्थ में इम्प्रूवमेंट ही होगा। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से बुक को ख़रीद सकते हैं, और अगर आप इसे ख़रीदना नहीं चाहते, आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यूट्यूब पर इसकी फ्री में ऑडियो बुक अवेलेबल है, आप सर्च करके उसे सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि आपने इससे कुछ सीखा है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपनी सारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन सब बातों को सीख कर अपने आप को फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग कर सकें। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हर हफ्ते अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। थैंक यू।